नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम जिनके साथ हैं वो डॉक्टर कमल गुप्ता, हिसार से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री। पहले कई पिछले दिनों बात होती थी हिसार शहर के विकास को लेकर। इस बार भी वही मुद्दों को लेकर हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आरएसएन में स्वागत है पहले तो आपका। नमस्कार। और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को भी मेरा वंदन है, उनको प्रणाम है। डॉक्टर साहब, जैसे मंत्री बनते ही आपने ट्रेलर तो दिखाया, पूरी फिल्म कब देखने को मिलेगी? जैसे कि आपने पंचकुला में रेड की, उसी तरह हुड्डा ऑफिस में औचक निरीक्षण किया, अब इन दिनों कोई चर्चा ऐसा सुनने में नहीं आ रहा। देखिए, एक तो ये फिल्म नहीं है और ना वो ट्रेलर था। हमने एक लक्ष्य बनाया कि लोग समय पर आएँ। उसके लिए हमने औचक निरीक्षण किए, फिर हमने चिट्ठी निकाली। हमारे 22 के 22 जिलों में हमारे जो डीएमसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा भी चंडीगढ़ से हम 5 औचक निरीक्षण कर चुके हैं। एक औचक निरीक्षण में हम 4 जिलों को लेते हैं। हमारे डायरेक्टर साहिबान 4 जिलों के डीएमसीज को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद लैंडलाइन पे फ़ोन करते हैं ताकि उनकी उपस्थिति भी चेक हो जाए। और उनसे फ़ोन करते हैं 9:03, 4 या 5 मिनट पर, और 5 मिनट पर फ़ोन करके उनको ये कहते हैं कि उनके अंडर जितनी भी यूएलबीज़ हैं, जितनी कमेटियां, निगम या पालिकाएं हैं, उन सब के अटेंडेंस रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी हमें भेजिए और विदिन 5 मिनट्स भेजिए। तो आप देखिए कि 4-4 जिलों की अटेंडेंस हम 5 मिनट में ले रहे हैं, और ऐसा हमने पिछले महीने 5 दफ़ा किया। तो जो आपकी फिल्म की बात थी कि अब क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा औचक निरीक्षण का अभियान मेरे ख्याल में ये दुनिया में पहला है। डॉक्टर साहब, जैसे हिसार के निवासी आपसे जुड़े हुए हैं जी, जो औचक निरीक्षण ही नहीं कर रहे, जो लोग हमें एब्सेंट मिलते हैं, उनकी बकायदा चिट्ठी से एक्सप्लेनेशन दी जाती है, और एक्सप्लेनेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो उनकी एक एक दिन की तनख्वाह भी काटी जाती है। मैं व्यक्तिगत जाता हूं तो केवल एक इंस्टीट्यूशन का निरीक्षण होता है, लेकिन हम तो एक जगह एक एक दफ़ा में 15-15, 16-16, 20-20 नगर पालिकाओं के औचक निरीक्षण इस माध्यम से कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे हिसार के लोगों के जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी जुड़ाव बहुत है और लगाव भी बहुत है। वो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ने ना हिसार नगर निगम को छोड़कर यहाँ पे कभी औचक निरीक्षण के लिए नहीं गए। कई बार लोगों को ना वहाँ पे ठोकरें खानी पड़ती, कई काम नहीं होते, कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं उस चीज़ को लेके। एक सिविल हॉस्पिटल में भी कई बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ पहुँचते हैं इलाज के लिए, उनको भी वहाँ पर कई देर तक लाइन में लग के खड़ा होना पड़ता है, स्टाफ नहीं पहुँचता टाइम पर। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, अब पहले की सरकारों के राज्य में तो हॉस्पिटल खाली रहते थे। आज हमारे हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मिलने लगी हैं, स्पेशलिस्ट आने लगे हैं, ये सब काम बढ़ने लगा है। हमारे डॉक्टरों की संख्या भी पूरी तो नहीं हुई, लेकिन बढ़ोतरी की ओर है। तो लोग भी ज़्यादा आएंगे। अब लोग ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा लाइन में भी खड़े रहना पड़ेगा। और जहाँ तक औचक निरीक्षण का सवाल है, मैंने आपको बताया ना, हिसार का औचक निरीक्षण भी हो चुका है। तो जैसे कि हम लोग पिछले दिनों आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा था कि जैसे मंत्री बनने के बाद आप इंदौर अपनी टीम को आप लेके भी गए, आप स्वयं भी गए, और वहाँ पे उसके आने के बाद आपने कहा था कि हिसार को इंदौर के तर्ज पर कार्य करेंगे और सफाई व्यवस्था है, सभी चीज़ों में इंदौर के तर्ज पर लाके हिसार को ऐसा चमकाएंगे। अभी वो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, फिलहाल शुरुआत हो चुकी है या नहीं हुई? देखिए, मैंने परसों ही एक फाइल साइन की है जिसमें 8-10 लोग, जिसमें हरियाणा स्टेट के भी हैं और उसमें 1-2 लोग हिसार से भी हैं, उस टीम को डिप्यूट किया है। अब हरियाणा का जो विधानसभा का सेशन चल रहा है, इस सेशन के तुरंत बाद वो पूरी ऑफिशियल टीम जो है वो 10-12 लोगों की वो इंदौर जाएगी, उसको स्टडी करेगी। हमें अभी 2 महीने हुए हैं, 2.5 महीने हुए हैं, और 2.5 महीने में हमने इतने औचक निरीक्षण, इतने फिजिकल निरीक्षण, और इतना पार्कों का भी, कम्युनिटी सेंटर का भी, शमशानों का भी, अब हर चीज़ को ढर्रे पर लाने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक स्पीड से हमारा जो डिपार्टमेंट है वो चल रहा है, और हम उन्नति की ओर अग्रसर हैं। जैसे ना कूड़े की अगर हम बात करें, जैसे डीसी कॉलोनी है, जैसे वहाँ पे पोस्ट इलाका, एक तरह से पुराने जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, अर्बन स्टेट, उस तरह मेन सड़क है वहाँ पे ना कूड़ा सवेरे अगर कोई निकलते हैं तो बहुत सारे इलाकों में आपको कूड़ा वहाँ नज़र आएगा, बहुत ढेर लगे हुए मिलेंगे। पूरे शहर में घूमता हूँ, आपसे अधिक घूमता हूँ। जो ये सब चीज़ें रिलेटिव होती हैं,
मैं आपकी बात को झूठ नहीं कहता, लेकिन डेफिनेट इम्प्रूवमेंट पिछले समय में और इस समय में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट की ओर, जो ग्राफ बढ़ने की ओर अग्रसर है, ये मेरा दावा है। डॉक्टर साहब, चुनाव के दौरान आपका भी वादा था जैसे बेसहारा पशुओं को एक स्थान देंगे और शहर से बेसहारा पशु को कहीं ना कहीं ले जाएंगे, आपको बेसहारा पशु मुक्त करेंगे। मेयर साहब का भी वादा था, लेकिन अब भी अगर हम निकलते हैं किसी भी सड़क पे, वहाँ पे बेसहारा पशु इतने तादाद में हैं कि उसको अभी तक ना पूरी तरह से एक तरह से बेसहारा पशु का निदान नहीं हो पाएगा कि हाँ उनको निरंतर ले जाके गौशाला में ले जाएँ या कहीं भी शहर से बाहर उनका स्थान मिल जाए उनको। उस तरह की पूरी प्रबंध अभी नहीं हो पाए, क्या कारण? इतनी देरी हो चुकी है, 2.5 साल का अवधि हो चुकी है। एक बात है, हमने इस दिशा में 50 एकड़ ज़मीन GLF से लेकर और इस गो अभयारण्य के लिए म्यूटेशन हुई, उसकी 4 दीवारी भी हुई, उसमें 8-10 से अधिक शेड्स भी बने हैं, उसमें हमने जो गोवंश है उसको लिफ्ट भी किया है। पर फिर भी मैं आपकी बात मानता हूँ कि उसमें हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता हम ले नहीं पाए, लेकिन हम उसमें अग्रसर हैं। अभी हमने NGOs को कांटेक्ट किया है और हमारा विचार है कि उनके माध्यम से, उनकी मदद से, जनता की मदद से आने वाले कुछ समय में हम इसमें काफ़ी सफलता पा जाएंगे। जैसे कि हुड्डा की अगर बात करें, हुड्डा डिपार्टमेंट की, जैसे IG चौक से हम लोग ना मिनी सेक्रेटरीट की तरफ जाते हैं, 1-2 मिनट के साथ ही वहाँ पे गंदगी बहुत है, कई वर्षों से गंदगी है। पहले पिछली बार भी मैंने आपको कहा था वो डिपार्टमेंट किनके अंडर आता है, अब मैंने कंफर्म किया कि हुड्डा के अंडर है। वहाँ सीवरेज का पानी निकलता रहता है और एक तरह से वहाँ से ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहीं से जाते हैं, पॉलिटिकल नेता भी जाते हैं, कॉलेज के बच्चे भी जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं तो बस वाले की उससे गंदगी से छिट्टे लगते हैं। उस पर कोई समाधान नहीं हो पाया अभी तक भी। आज ही SC पब्लिक हेल्थ, SC हुड्डा along with their एक्सियंस और SC मार्केटिंग बोर्ड और हुड्डा हो गया, मार्केटिंग बोर्ड हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया और एक नहीं, नगर निगम तो नहीं बुलाया था हमने। हमने एक और डिपार्टमेंट, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मार्केटिंग बोर्ड और हुड्डा, पब्लिक हेल्थ एंड B&R, इन चारों के एक्सियन और SCs को बुलाकर मैंने उनको ये सब बातें जो आप मुझे ध्यान में ला रहे हो, इन सब बातों के बारे में, स्वच्छता के बारे में, पार्कों के बारे में और जहाँ जहाँ पानी रुकता है वो उनको स्थान मैंने बताए हैं। तो इस पर हमारी जो इनको दूर करने की कोशिश जारी है और हमने ये भी तय किया है कि हर 15-20 दिन में हम ये सभी महकमों के एक्सियन और उनकी रेगुलर मीटिंग किया करेंगे और अपडेट लिया करेंगे। डॉक्टर साहब, विकास की बात करें तो आप एयरपोर्ट की आप बात करें, विकास चल रहा है, दिखाई दे रहा है। उसी तरफ ओवरब्रिज बन रहे हैं अलग अलग। सूर्यनगर अगर फाटक की हम बात करें, काम चल रहा है, काम चलेगी तो दिक्कत भी आएंगे, लेकिन वहाँ पे जब फाटक बंद हो जाए, ट्रैफिक इतनी मात्रा में भीड़ हो जाती है, वहाँ पे कोई भी पुलिस के मुलाजिम नहीं होते कि ट्रैफिक का सुधार करे, ट्रैफिक को जाम ना अलग नहीं दे, हालांकि उसी के साथ में चौकी है। मैं इसका इंतज़ाम, आपने सुझाव दिया है तो करता हूँ, लेकिन फिर भी जब तक ये दोनों पुल नहीं बनेंगे, फ्लाईओवर और अंडरपास, तब तक ये समस्या रहेगी, हमें बियर करना पड़ेगा। और मेरा जनता से भी अपील है कि धैर्य बनाए रखें। जब भी कोई नई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें थोड़ा दुख होता ही है, तो मैं अपील करता हूँ कि थोड़ा सा हमारा साथ दें, कोऑपरेट करें और हम भी उस काम को जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे। और जो आपने एक और जो सुझाव दिया है, इस पर भी हम विचार करके इसको पूरा करेंगे। आने वाले समय में किस तरह की योजनाएं हैं शहर के विकास के लिए? शहर में आने वाले समय में लोगों के पास जाना ना पड़े कि मुझे वोट दो, ताकि लोग एक खुद ही कहें कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी को यहाँ से जिताएंगे। नहीं, देखिए, वोट मांगना कैंडिडेट का हक है, जाना ना पड़े, क्यों ना जाना पड़े। कहने का मतलब एक तो होता है ना कि हाँ ज़रूर देना जी, हो एक कि स्वयं वोट मांगने जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मांगना भी चाहिए। क्यों ना, हम ऐसा क्यों सोचेंगे जाना ना पड़े, हम तो जाएंगे, वोट मांगेंगे, वोट की अपील करेंगे और विकास जो है वो पब्लिक को नज़र आएगा और पब्लिक कन्विंस्ड होगी तो हमें वोट देगी। डॉक्टर साहब, पिछले अभी रिजल्ट आया, चुनाव आपके आए हैं, जैसे 4 स्टेट में आप भारतीय जनता पार्टी की वही जीत हुई एक तरह से। यूपी में जो पहले के मुकाबले कम सीटें आई हैं, लेकिन वहाँ भी आप जीत चुके हैं। पंजाब की अगर बात करें, हरियाणा से सटा हुआ था, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का इतना वो दिखाई नहीं दिया, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, आपको 4 स्टेट और 400 वाली जो विधानसभाओं वाली सीट है वो कम नज़र आ रही है,
एक एक विधानसभा आपको नज़र आ रही है केवल। मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी जीत, 4-4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकारें आएंगी। मैं पूरी जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 370 धारा के मुद्दे को भी देखा, उन्होंने श्री राम मंदिर के मुद्दे को भी देखा, उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को भी देखा, और यूपी में जो गुंडागर्दी का अंत हमारे योगी जी ने किया, इसको भी देखा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हाँ, पंजाब में हम इसका एनालिसिस करेंगे कि पंजाब में हम इतनी बुरी हार क्यों हारे, इसका हमारी पार्टी एनालाइज करेगी, और जहाँ जहाँ भी सुधार की गुंजाइश होगी हम उसको करेंगे। आपको नहीं लगता इस चुनाव में, जैसे पंजाब की अगर बात करते हैं, यूपी में जो पिछले वर्षों में जो आपके एक तरह से वहाँ से कैंडिडेट जीत के आए थे, किसान जो आंदोलन है उसका भी कुछ असर पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। और जो आपने कहा कि सीटें कुछ कम आई, तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। इतनी सीट कम आना, आप देखिए ना, पूर्व में तो कभी सरकार ने रिपीट नहीं किया, हमारी सरकार ने रिपीट किया। ये क्या कम बड़ी बात है? आप पिछली सरकारों में देखेंगे कि सरकारें रिपीट नहीं करती थी, हमारी सरकार ने रिपीट किया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे पंजाब में आम पार्टी की सरकार है, दिल्ली में, हरियाणा है, तो लोगों में चर्चा भी ये होने लगी आने वाले समय में अगले चुनाव में हरियाणा में भी आम पार्टी की सरकार बनेगी। समय बताएगा ना, समय को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर प्रेडिक्शन ही करनी है तो जो 4 स्टेटों में हमारी सरकार रिपीट भी हुई और हमने दूसरे से भी छीना, पंजाब में हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार छीनी नहीं है, तो यहाँ हमारी सरकार बरकरार रहेगी। अगर प्रेडिक्शन की अगर आप बात करते हैं तो प्रेडिक्शन ये है कि हरियाणा सरकार को कोई हिला नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी सरकार। सुनने में ये भी रूमर चल रहा है कि जैसे आने वाले कुछ दिनों में भाजपा के बड़े जाट नेता आम पार्टी में शामिल होने वाले हैं, कुछ आपको है ऐसा? अब ये तो आप लोगों की कुछ मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं, कुछ आपको इस बात का शौक़ भी होता है ये बातें करने का, तो आप स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र में हर एक को अपनी राय रखने का अधिकार है, आप अपनी राय रख सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जैसे जनता की जो कई बार समस्या होती है डॉक्टर साहब, डिपार्टमेंट में जैसे डीसी ऑफिस है, कहीं लोग ना बार बार चक्कर काटना पड़ता है, उनका कार्य नहीं होता, उस पर आप किस तरह से लेते हैं कि अधिकारियों को, जो आपने कहा था कि एक जनप्रतिनिधियों के फ़ोन उठाएं, उसके बाद आम पब्लिक की समस्या सुने और उनका निदान करें, तो क्या सुधार आया है? मुझे कोई जनप्रतिनिधि ये लिख कर दे कि किसी अधिकारी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, एक बात। दूसरी बात, जो हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार को कम किया, हमने बहुत सारे पोर्टल बनाए हैं, और पोर्टल जो बनाए हैं, जैसे पहला पोर्टल हम पब्लिक प्रॉपर्टी आईडी का बना रहे हैं, हालांकि इसमें भी जनता हाहाकार कर रही है, लेकिन आप ये देखिए ना, 42 लाख प्रॉपर्टी हमने ढूंढी है। अब 42 लाख प्रॉपर्टी में 1-2 लाख में अगर कोई गलती हो तो ये कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन वो जो जिनकी नहीं होती, वो 2 लोग भी शोर इतना मचा देते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे 2 लाख की हेराफेरी हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं है, हम कंपनी को भी टाइट कर रहे हैं और हम जनता से भी अपील करते हैं कि धैर्य बनाए रखें। नया सिस्टम है, एक दफ़ा ये सिस्टम पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसके बहुत सारे लाभ रहेंगे। इसमें हमने बेनामी प्रॉपर्टीज़ को की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, वो पकड़े जाएंगे। ये बहुत, राशन कार्ड है, हमने ऑनलाइन किया तो शुरू में कभी अंगूठे नहीं आते थे, कभी डिपो होल्डर कुछ कहते थे, अब सारा काम ठीक चल रहा है। कोई किसी को भी राशन लेना होता है, किसी भी दुकान पे जाता है, अंगूठा लगाता है, उसको राशन मिलता है। इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं? लेकिन शुरू में इसकी दिक्कत थी। हमने एक नगर दर्शन का पोर्टल बनाया है, कोई भी व्यक्ति अपनी डिमांड उसमें भेज सकता है, उस डिमांड को कोई भी जनप्रतिनिधि अप्रूव कर सकता है और वो अपने आप उसका एस्टीमेट बनकर वो पूरी हो जाएगी। तो इसमें भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और हमने एक पोर्टल बनाया है, इंजीनियरिंग पोर्टल। उसमें क्या है कि कोई भी डिमांड अपनी जो एस्टीमेट बनेगा, पहले एस्टीमेट बनने के बाद वो उस पर लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगी, फिर टेक्निकल अप्रूवल मिलेगी, फिर वर्क लोड होगा, टेंडर लगेगा, ये सारे काम ऑनलाइन होंगे। तो अब ये सारे काम ऑनलाइन होंगे तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ आदमी की इन्वॉल्व हमने ख़त्म कर दी तो वहाँ भ्रष्टाचार कैसे होगा? ये ऐसे प्रयास हमने लगभग 14 पोर्टल बनाए हैं, और उन 14 पोर्टल को मैं अगर आपसे डिस्कस करूंगा
तो समय लग जाएगा। हमने एक हरपथ पे ऐप बनाया है, उसमें आप किसी सड़क के गड्ढे की आप फ़ोटो खींचिए और उसको अपलोड कर दीजिए हरपथ पे, तो वो अपने आप उसके अफसर के पास चली जाएगी। तो इस तरह से अनेक पोर्टल हैं जो हमने डेवलप किए हैं, और उनसे आज का जो स्टार्टअप और डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना है, आप घर बैठे बैठे कंप्लेंट कर रहे हैं और वो अपने आप जो कंसर्न अफसर है उसको टेकअप कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। लेकिन शुरू में इन सभी प्रोसीजर्स में दिक्कतें आएंगी, इनको हम फेस करेंगे और इनको दूर करेंगे। डॉक्टर साहब, हिसार की अगर बात करें तो जैसे कैबिनेट मंत्री आप हैं, डिप्टी स्पीकर साहब यहीं नज़दीकी रहते हैं, उसके बाद सांसद महोदय भी यहीं हिसार में ही रहते हैं, उनकी भी यहीं पे घर है। उसी तरह अनूप जी मंत्री वो भी यहीं रहते हैं। लेकिन जो लोक समस्या आंगनवाड़ी की महिलाएं या किसान आंदोलन है, आपके निवास स्थान पर चारों तरफ पुलिस चौकसी बनी रहती है और वो लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि हमारी समस्या डॉक्टर कमल गुप्ता सुनकर और उसका समाधान करे। तो आंगनवाड़ी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने मिनी सेक्रेटरीट के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों की सुनवाई कब तक होगी? नहीं, सुनवाई होती है, जायज़ सुनवाई होती है, और हम सबसे अपील करते हैं कि ये इस तरह का जो आंदोलन का, वैसे तो आंदोलन लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है और सब स्वतंत्र हैं, पर फिर भी हम अपील करते हैं कि ये सरकार सीरियस सरकार है, और ये जो सब जो जनता है ये हमारे अपने परिवार की है, हम इसको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये प्रयास में हम लगे हुए हैं। एक संजीवनी हॉस्पिटल बनाया गया था, वहाँ से कुछ कर्मचारी अभी भी वो धरने पे, उनका समाधान नहीं हो पाया। उनका कोई पहले तो कहा गया था कि तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी उनका कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, एक स्वाभाविक बात है, जब कोई इमरजेंसी होती है तो लोगों की सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन वो जो सेवाएं हैं वो परमानेंट नौकरी नहीं होती, ये पहले से सबको पता है। अब वो सेवाएं समाप्त हो गई, अब तो समाप्त हो गई तो उनकी, क्योंकि रेगुलर जो ज्वाइनिंग होती है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है या शॉर्ट सर्विस कमीशन से होती है, तो उस तरह की नौकरियां रेगुलर होती हैं। बाकी इस तरह की जो एडहॉक नौकरियां हैं वो टेम्परेरी होती हैं। अब इनमें उनका दुख जायज़ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अपने घरों में भी, मान लो कोई ब्याह शादी हो तो हम एक्स्ट्रा लोगों को लगाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ब्याह शादी हो गया या कोई संकट आया उसमें भी लोगों को लगाते हैं खाने पीने के लिए या कोई अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन जब वो समाप्त हो जाता है तो उन लोगों को कंटिन्यू नहीं रखा जाता। पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सबका भला हो, सबको जॉब मिले, सबको काम मिले, सबको आजीविका मिले, सबको रोटी पानी और कपड़ा, ये मकान भी मिले, हम सब प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। हमने बातचीत की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, और आपके जो सवाल थे सारे सवाल मैंने पूछे और इन्होंने विस्तारपूर्वक जवाब भी दिया। कहीं आपको लगता है कोई और भी सवाल है आपके, आप चाहते हैं कोई आपकी समस्या है, कोई शिकायत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगली बार जब मुलाकात होगी हम ज़रूर डॉक्टर साहब से बात करेंगे और पूछाएंगे कि इस तरह की समस्या, इस तरह की शिकायतें हैं। तो RSN की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें अवश्य।